फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र का परिचय। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र में अलग अलग अर्थशास्त्रियों में अलग अलग विचार हैं। अर्थशास्त्री प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्रियों में बहुत कम समानता पाई जाती है। अलग अलग सबके उन्होंने क्षेत्र निर्धारित किया है कि अर्थशास्त्र का कितना विस्तारित रूप या कितना संक्षिप्त रूप हम ले सकते हैं। जॉन नेविल लेकिन्स है अर्थशास्त्री, उन्होंने अर्थशास्त्र की प्रकृति का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। जॉन नेविल लेकिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, इसके साथ साथ अन्य जो भी विषय हैं उनका संबंध और आर्थिक नियम, पैसे कमाने के या अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के जो नियम हैं उनकी कमियों का समावेश किया है। आजकल अर्थशास्त्रियों की विषय वस्तु के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं तो एक तो किसी एक चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम एक व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, और एक जैसे क्लास का उदाहरण ले लें आप, एक तो एक बच्चे का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं आप, और एक क्लास में 40 बच्चे हैं उनका सब अध्ययन कर रहे हैं सारा साथ में। तो एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या एक फर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। एक चीज़ का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक बच्चे का अगर हम अध्ययन करें या एक उत्पादन की इकाई का या एक उत्पादक का अध्ययन करें या एक कंपनी या फर्म का अध्ययन करें तो वो आ जाएगा आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक फर्म। इसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों यानी इन बहुत सारे उपभोक्ता हैं, बहुत सारे उत्पादक हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका अगर हम सम्मिलित रूप से समूह का, सारे समूहों का अध्ययन करेंगे, यानी एक देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है ना, जितने भी लोग उत्पादन कर रहे हैं, अब चाहे कोई प्रोडक्शन हो, जितनी भी कंपनियां चल रही है, जितने भी सारे उपभोक्ता हैं, उन सब का अगर सम्मिलित रूप से अध्ययन करेंगे तो वो आ जाता है आर्थिक व्यवहारों के स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में। दो भाग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति के आधार पर अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। एक व्यक्ति या एक उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है, एक व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है, एक फर्म जो उत्पादन कर रही है, वस्तुओं का लेन देन विनिमय कर रही है, वितरण का कार्य करती है और आर्थिक कल्याण। ये एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक फर्म से संबंधित है। वही समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, ये खाली कीमत स्तर पर निर्धारित होती है, ये राष्ट्रीय आय निर्धारण करती है। सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, देश की अर्थव्यवस्था का विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत यानी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इन सब का समष्टिगत सिद्धांत। अब है सर्वप्रथम 1933 में रैगनर फ्रिश ने समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। उन्होंने माइक्रो और मैक्रो, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, आप व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को लिखेंगे ना तो अंग्रेजी में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो माइक्रोस और मैक्रोस से बने हैं, जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस तथा मैक्रोस से हुई है। माइक्रोस तथा मैक्रोस का अर्थ होता है संक्षिप्त, सूक्ष्म और व्यापक। माइक्रोस और मैक्रोस का अर्थ क्रमशः सूक्ष्म, माइक्रो यानी सूक्ष्म और मैक्रो यानी व्यापक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में एन ग्रेगोरी मैकनीन की निम्न परिभाषा है। परिभाषा देखेंगे आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उस चीज का अध्ययन किया जाता है कि कैसे परिवार, एक परिवार
एक व्यावसायिक फर्म निर्णय देते हैं तथा वे विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया कैसे करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसमें एक परिवार, एक व्यावसायिक फर्म कैसे निर्णय लेते हैं और वे बाजारों में अपनी चीज़ को कैसे उतारेंगे। एक ही व्यक्ति उत्पादन करने वाला, एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्शन आ रहा है, तो वो कैसे बाजार में अंतःक्रिया करके अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। वही समष्टि अर्थशास्त्र का है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो फैली हुई घटनाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर आपके आगे टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम नहीं आए और कीमत सिद्धांत के बारे में विस्तार रूप से बताइए तो भी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही उत्तर देना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, आपको पहले भी मैं बता चुकी, एक व्यक्तिगत इकाई, एक फर्म, एक कंपनी, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता। तो एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। कीमत को ध्यान में रखकर इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति उत्पादन करेगा तो वो कीमत भी निर्धारित कर सकता है। उसको इसके लिए किसी सरकारी परमिशन की या किसी अन्य पार्टनर की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए, आप ध्यानपूर्वक सुनना, अगर एक उपभोक्ता है, एक कोई वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति है, तो वो निश्चित कीमत और अपनी निश्चित आमदनी की स्थिति में उसकी अधिकतम संतुष्टि करेगा। यानी उसकी एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदेगा, उसकी आमदनी भी निश्चित है, लेकिन वो उस पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने वाली वस्तु को खरीदेगा। दूसरा, एक उत्पादक है तो एक वस्तु या सेवा को निश्चित कीमत की स्थिति में वे कीमत नहीं बढ़ेगी तो कोई खरीदेगा नहीं, और कीमत कम होगी तो वो किसी उत्पादक के लिए संभव नहीं है उत्पादन करना। तो वो निश्चित कीमत की स्थिति में अपने उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। जैसे एक उपभोक्ता निश्चित कीमत की स्थिति में खुद को उस वस्तु को खरीदने से और उसके उपयोग से कितनी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, उसको अधिकतम करने का प्रयास करता है। वैसे ही एक उत्पादक है, वो निश्चित कीमत की स्थिति में अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा कि प्राइस भी नहीं बढ़े वस्तु की और उसका उत्पादन भी बढ़े और उत्पादन को लोग खरीदें भी। कीमत बढ़ाते ही अगर उस वस्तु में वैरायटी नहीं है, उस वस्तु में गुण नहीं है, तो उस वस्तु को कोई खरीदेगा नहीं, और कीमत कम करेंगे तो उत्पादक के लिए ये हानि हो सकती है। तो निश्चित कीमत पर वो अपने उत्पादन को अधिकतम करेगा। इसी प्रकार एक फर्म या कंपनी होती है, वो समान फर्मों के समूह और उद्योगों में निश्चित कीमत पर अपना लाभ और उत्पादन को, एक फर्म द्वारा जब उत्पादन किया जाता है तो निश्चित कीमत पहले निर्धारित कर ली जाती है, तो निश्चित कीमत पर वह अपने लाभ और उत्पादन को अधिकतम करेगा। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समस्त इकाइयों का अध्ययन कीमत स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण जो आपको पढ़ाया है, उसमें वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। जैसे श्रमिक किसी फैक्ट्री में श्रम करता है तो उसे मजदूरी मिलेगी, प्रतिफल हुआ, उसके कार्य का प्रतिफल हुआ। अगर किसी ने पूंजी दी है, चाहे तो हम बैंक से लोन ले लें या किसी साहूकार महाजन से उधार ले लें, ब्याज देना पड़ता है। तो पूंजी का अगर हमने उपयोग किया तो उसकी कीमत हो गई ब्याज, श्रम की कीमत हो गई मजदूरी, पूंजी की कीमत हो गई ब्याज। और अगर हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं,
जैसे हमारी खुद की भूमि नहीं है और हम किराए पर फैक्ट्री चलाते हैं या कहीं और अन्य उत्पादन करते हैं तो ज़मीन हमारी नहीं है, हमने किसी से उस समय के लिए ली है, तो उस पर लगान देना पड़ता है, कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ता है। और अगर कोई उद्यमशील है, कोई व्यक्ति साहसी है, कोई व्यक्ति मेहनती है और वो उद्यम कर सकता है और लाभ हानि को सहन करने की क्षमता रखता है, तो उसकी कीमत होती है लाभ। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, ये कोई निर्धारित या निश्चित नहीं होता है। वस्तु का उत्पादन अच्छा है, अच्छी बिक रही है, तो वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार है, बाजार में उस चीज़ की मांग है, तो लाभ हो सकता है। लेकिन अगर वस्तु में क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है और बाजार में उसकी मांग नहीं है और हानि हो गई, तो ये उद्यमशीलता की कीमत होती है। साधनों की कीमत को साधनों के प्रतिफल के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत।